द चिम्प्स पैराडॉक्स बाय स्टीव पीटर्स। हम सदियों से ये बात सुनते आ रहे हैं कि बंदर, खासकर चिंपैंजी, हमारे पूर्वज हैं। अब तो विज्ञान ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि चिंपैंजियों से ही मानव जाति का जन्म हुआ है। इसीलिए हमारे दिमाग की बनावट और कार्य करने का तरीका काफी हद तक उनसे मिलता जुलता है। लेखक ने इस किताब के जरिए दर्शाने की कोशिश की है कि क्यों हमारे दिमाग में दो बिल्कुल ही विपरीत धाराएं और विचारों का प्रवाह रहता है और कैसे हम आज भी अपने पूर्वज चिंपैंजियों की तरह ही सोचते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे इंसानी व्यवहार के 4 तरीके कौन से हैं और उन्हें दिमाग का कौन सा हिस्सा संचालित करता है, कैसे और कब हमारा दिमाग किसी चिंपैंजी जैसा व्यवहार करने लगता है। हमारे दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जो कंप्यूटर की तरह सभी पुरानी यादों को संजो कर रखता है। पहला सबक, ब्रह्मांड जैसे विशाल हमारे मस्तिष्क में दो विपरीत मानसिकताएं कार्यरत हैं। अपनी जिंदगी में हम रोज न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, कितने अनुभवों से गुजरते हैं। इसीलिए हम में से ज्यादातर लोग इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि हमारे दिमाग में मुख्यतः 2 प्रकार की मानसिकताएं काम करती हैं। एक वो जो हमारे मस्तिष्क के फ्रंटल पार्ट में स्थित है और चूंकि वो हिस्सा तथ्यों और सबूतों के मद्देनजर काम करता है, इसीलिए वो हमें इंसान होने का आभास कराता है। वहीं दूसरी ओर लिम्बिक हिस्सा हमारे पूर्वजों की देन है, इसीलिए वो हिस्सा आज भी हमारे पूर्वज चिंपैंजियों की तरह ही सोचता है। इसकी कार्यप्रणाली, भावनाएं और परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। आमतौर पर इन दोनों हिस्सों में कशमकश चलती रहती है, क्योंकि हमारा लिम्बिक हिस्सा सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, इसीलिए वो ज्यादा तेज और बेहतर तरीके से काम कर सकता है। यही कारण है कि ज्यादातर हमारी गतिविधियां भावनाओं के वशीभूत ही होती हैं। हम चाहें जितना भी सोच लें कि अगली बार ये सोच समझ कर काम करेंगे, लेकिन जब परिस्थितियां सामने आती हैं तो हम क्या कर बैठते हैं ये हमारे वश में नहीं होता। आइए इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इस उदाहरण को देखते हैं। मान ले ऑफिस में आपके बॉस ने किसी गलतफहमी के कारण आपको खरी खोटी सुना दी हो। बाद में जब उसे सच्चाई का पता चला हो तो उसने आपको बुलाकर आपसे बात की और इस घटना को यहीं रफा दफा करने को कहा। ऐसी परिस्थिति में आपका इंसानी सोच वाला हिस्सा आपसे कहेगा कि उन्होंने अपनी गलती मान ली है, बात खत्म। वहीं दूसरी ओर लिम्बिक हिस्से के हिसाब से ये सोच आएगी कि ऐसे कैसे बात खत्म हो सकती है, मेरी बेइज्जती हुई है, बॉस हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। और ऐसी बातें ही सोचकर आप इस घटना को बॉस से नफरत का एक कारण बना लेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे दिमाग में कैसी उथल पुथल चलती है और कौन सा हिस्सा जीतेगा, इस पर हमारा सारा व्यवहार निर्भर करता है। तो अगले आने वाले सबकों में हम देखेंगे कि कैसे हम दिमाग के विभिन्न हिस्सों का सही समय पर सही इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। दूसरा सबक, अपनी अंदरूनी भावनाओं को बाहर आने दें ताकि वो आपके व्यक्तित्व पर हावी न हो जाएं। इस सबक में लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे हम अपने दिमाग के तर्कहीन हिस्से पर काबू पाकर अपने व्यवहार को और अधिक तार्किक और इंसानी बना सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जब हम किसी चीज को जितना दबाने का प्रयास करते हैं वो उतना ही विकराल रूप लेकर सामने आ जाती है। इस तरह से अगर हम अपने दिमाग के लिम्बिक हिस्से पर काबू करना चाहते हैं तो इसके लिए इसकी सोच को दबाने का प्रयास ना करें, बल्कि उसे अपनी भावना खुलकर व्यक्त करने दें। लेखक का कहना है कि हम अपने दिमाग को सही तरीके से काबू करने का जितना अधिक प्रयास करेंगे उतना ही संतुलित व्यवहार कर पाएंगे। इस बात को समझने से पहले इस उदाहरण को देख लेते हैं। मान लीजिए आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजर रहे हैं और एक व्यक्ति जल्दबाजी में आपसे आकर टकरा जाता है, जिसके कारण आपके हाथ में पकड़ा हुआ सामान छूटकर गिर जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में आपके दिमाग का लिम्बिक हिस्सा उस व्यक्ति को खुलकर बुरा भला कहना चाहेगा, लेकिन अगर आप उसकी भावनाओं को दबाकर चुप रह जाएंगे तो हो सकता है कि बाद में आपका सारा दिन आपको बुरा बुरा महसूस होता रहे। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में आप किसी ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां पर आप अकेले हों, मसलन बाथरूम या सड़क का ऐसा किनारा जहां कोई आ जा ना रहा हो। आप वहां जाकर वो हर बात बोल दें जो आपका दिमाग उस व्यक्ति को कहना चाहता था। हो सकता है इसमें आपको काफी समय लगे, लेकिन चाहे जितना समय लगे इसे करें जरूर, क्योंकि ऐसा करके आपको काफी हल्का महसूस होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उस समय उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा दिखाना ना शुरू कर दें, वरना स्थिति बिगड़ सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे अपने लिम्बिक हिस्से पर काबू पाना है, लेकिन उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि आखिर किस परिस्थिति में आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है। इसके लिए लेखक ने आपको एक आसान सा तरीका बताया है।
आपको बस इतना करना है कि खुद से ये सवाल पूछें कि मैं जो कर रहा हूँ क्या सच में मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अगर आपको इसका जवाब ना मिले तो समझ जाएं कि आपके अंदर का बंदर बाहर आ गया है और आपको इसे पहला फुसलाकर रोकना है। तीसरा सबक, एक भावनात्मक और विचारक हिस्से के अलावा एक स्वचालित हिस्सा भी हमारे मस्तिष्क में है। भावनात्मक लिम्बिक हिस्सा और विचारक फ्रंटल हिस्से के अलावा हमारे मस्तिष्क में एक तीसरा हिस्सा भी है जिसे हम कंप्यूटर का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये हिस्सा हमारे रोजमर्रा के स्वचालित गतिविधियों को अंजाम देता है। सरल भाषा में कहा जाए तो ये हिस्सा हमारी जिंदगी में मिले अनुभवों के अनुसार हमारे व्यवहार को संचालित करता है। इस हिस्से की खासियत ये है कि अगर ये हिस्सा चाहे तो बाकी दोनों हिस्सों को चुप करवा सकता है। उदाहरण स्वरूप, आप किसी सरकारी दफ्तर में गए हैं और अपने काम के लिए लंबी लाइन में घंटों से लगे हैं। ऐसे में एक व्यक्ति आकर बीच में लग जाता है। ऐसी परिस्थिति में आपका विचारक दिमाग आपसे कहेगा कि उसे आराम से लाइन में आने के लिए समझाएं, वहीं आपके अंदर का बंदर यानी कि लिम्बिक हिस्से का मन उस व्यक्ति से लड़ने को करेगा। ऐसे में अगर आपके कंप्यूटर ने ये सोच लिया कि दुनिया तो जुगाड़ वालों की है, शायद मुझे यहाँ पर चुप रहना चाहिए, तो बाकी दोनों हिस्से खुद ब खुद दब जाएंगे। क्योंकि हमने हमेशा अपने जीवन में यही देखा है कि कुछ लोग जुगाड़ से आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे में चुप रहना ही बेहतर होता है। उसी पुराने अनुभव को लेकर दिमाग का कंप्यूटर रूपी हिस्सा बाकी दोनों हिस्सों को चुप करवा देगा। कभी कभी तो स्वचालित हिस्सा हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो जाता है। जैसे रोजमर्रा में कई कार्यों में हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्वचालित कंप्यूटर खुद ही सब करता है, जैसे खाना खाना, नहाना, गाड़ी चलाना आदि। लेकिन कई बार हमारे व्यवहार में स्वचालित हिस्से का काम करना हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कंप्यूटर जो एक बार डाटा फीड कर लेता है उसे भूलता नहीं। जैसे कि एक छोटे बच्चे को अगर हम लगातार ये एहसास कराते रहें कि वो दूसरों से कम है और वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो सच में उसका पूरा भविष्य इसी डाटा के हिसाब से चलता रहेगा। उसे कभी भी ऊपर उठने का मौका नहीं मिलेगा। चौथा सबक, हमारे दिमाग के कंप्यूटराइज्ड हिस्से में बहुत से नकारात्मक सोच रूपी शैतान रहते हैं। आपने सुना ही होगा कि अगर हम दुनिया में बुराइयों को ढूंढने चलें तो सबसे अधिक बुराइयां हमें अपने ही अंदर मिलेंगी। ये बुराइयां कुछ और नहीं बल्कि हमारे मस्तिष्क के कंप्यूटराइज हिस्से में बसी नकारात्मक सोच से आती है। ये सोच एक शैतान बनकर हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। उदाहरण स्वरूप देखें तो अगर किसी बच्चे को बचपन में नकारात्मक माहौल मिला हो तो उसके अंदर हीन भावना आ जाती है। उसे लगने लगता है कि वो बाकियों से कम है और ये सोच आगे चलकर भी उसके जीवन में कभी सफलता नहीं प्राप्त करने देती, क्योंकि कोई भी कदम उठाने में वो डरता है। यहाँ तक कि हमारे दिमाग का समझदार इंसानी हिस्सा और भावनात्मक लिम्बिक हिस्सा दोनों ही कंप्यूटर की बातें सुनते हैं। इसीलिए अगर वहीं नकारात्मक सोच रूपी शैतान बैठा हो तो दोनों हिस्से खुद ब खुद उसके इशारों पर चलने लगते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस शैतान पर काबू कैसे पा सकते हैं। इस विडंबना का जवाब देते हुए लेखक ने इस सबक में बताया है कि जब भी आपके दिमाग का ये हिस्सा किसी नकारात्मक भावना का संचालन करके आपको आगे बढ़ने से रोके तो आप उस नकारात्मक भावना को सकारात्मक और प्रगतिशील सोच के साथ बदल दें। और बार बार ऐसा करने से आपके दिमाग के कंप्यूटर में वही सकारात्मक डाटा फीड हो जाएगा और फिर आपका दिमाग उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देगा। इसे करने में आपको थोड़ा समय जरूर लग सकता है, क्योंकि एक बार जो बात दिमाग में बैठ जाती है उसे बदलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यकीन माने ये तरीका 100% कारगर है। पांचवा सबक, हमारा मस्तिष्क अक्सर ये भूल जाता है कि हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। हम अक्सर इसी सोच में जीते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति का दिमाग एक जैसा है और वो जो भी अलग करता है उसका सीधा ताल्लुक उसके जीवन में हुए अनुभवों से होता है। लेकिन असल में दुनिया के हर इंसान का दिमाग अलग है, उसके अंदर के सोचने की शक्ति अलग है। क्योंकि जिस प्रकार हमारे घरों में बिजली के तार जुड़े होते हैं उसी प्रकार दिमाग में भी नसों के तार बिछी हुई होती हैं और हर व्यक्ति के दिमाग में इन तारों का अपना एक अलग नेटवर्क होता है। इसीलिए लेखक का कहना है कि जब तक हम इस सत्य को नहीं अपना लेते तब तक हम इस दुनिया को भी नहीं अपना सकते और दुनिया को अपनाए बिना सुख और शांति प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। लेखक ने अपनी जिंदगी का एक उदाहरण देते हुए बताया कि एक बार उनके पास एक व्यक्ति अपने 18 साल के बेटे को लेकर आया जिसे ऑटिज्म नाम की बीमारी थी। उसके व्यवहार से उसके परिवार के लोग बहुत परेशान थे। जब लेखक ने उन्हें उसकी बीमारी के बारे में बताया और कहा कि उसे उसी सोच के हिसाब से समझकर ठीक किया जा सकता है, फिर उसके परिवार को उसके साथ कभी कोई दिक्कत नहीं आई।
इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब तक हम इस बात को नहीं मान लेंगे कि सामने वाले का दिमाग हमसे अलग है, इसीलिए वो अलग सोचता है, तब तक हम उसके साथ कोई भी रिश्ता कायम नहीं कर सकते। लेखक का कहना है कि अपने व्यवहार के माध्यम से हम अपने जीवन में सफलता और रिश्तों में मधुरता हासिल करना चाहते हैं, तो इन 3 बातों को याद रखना चाहिए। पहली बात ये कि किसी को जाने बिना उसके बारे में कोई राय न बनाए। अगर कोई व्यक्ति चुप चुप रहता है तो जरूरी नहीं है कि वो घमंडी है। हो सकता है उसके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई हो जिसके कारण उसका मन दुखी हो, इसीलिए चुप है। दूसरी बात, किसी से हद से ज्यादा उम्मीदें और आशाएं ना रखें, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए ज्यादा आशाएं बस निराशा का घर होती हैं। तीसरी बात ये कि जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करें। हो सकता है उसकी सोच आपसे अलग हो, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं कि वो गलत है। छठा सबक, बिना उत्तेजित हुए अपनी बात को लोगों के सामने रखें। यही सरल व्यवहार की कुंजी है। दूसरों की बातों का गलत मतलब निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन जब कोई आपको गलत समझे तो बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए किसी के बारे में राय बनाए बिना पहले उसे अपनी बात कहने का मौका दें। लेखक का कहना है कि इस दुनिया में 4 किस्म के वार्तालाप संभव है। पहले में एक व्यक्ति का इंसानी हिस्सा दूसरे के इंसानी हिस्से से बात करता है। दूसरे किस्म में एक का इंसानी हिस्सा दूसरे के अंदर के बंदर रूपी लिम्बिक हिस्से से डील करता है। तीसरे में पहले का बंदर दूसरे के इंसानी हिस्से से डील करता है। और आखिर में सबसे भयावह स्थिति तब बनती है जब एक बंदर दूसरे बंदर से बात करता है। चौथी स्थिति में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का उत्तेजित माहौल बनेगा। ऐसी स्थिति में बात रिश्ते टूटने और मरने मारने तक आ जाती है। चूंकि आप इस बात को समझ चुके हैं कि दुनिया में किसी भी 2 व्यक्ति का दिमाग एक जैसा नहीं है, तो हो सकता है कि इस दुनिया में सबको अपनी बात प्यार से समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से प्रयास करते रहेंगे तो आपका मन कभी विचलित नहीं होगा और कभी भी सोचे समझे व्यवहार नहीं करेंगे। आप गौतम बुद्ध को ही ले लीजिए। एक बार किसी व्यक्ति ने भरी सभा में गौतम बुद्ध को एक थप्पड़ मार दिया। इसके बाद भी गौतम बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराते रहे। उनकी मुस्कुराहट ने उस व्यक्ति के अंदर के बंदर रूपी शैतान को शांत करके इंसानी दिमाग से सोचने पर मजबूर किया। फिर उसे एहसास हुआ कि आखिर उसने ये गलत काम क्यों किया। फिर क्या था, वो व्यक्ति गौतम बुद्ध के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा सही व्यवहार न सिर्फ हमारी बल्कि दूसरों की सोच को भी काफी प्रभावित करता है। इसीलिए अगली बार जब भी आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जब सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर अपने लिम्बिक हिस्से के वशीभूत होकर व्यवहार करे, तो शांत मन से उसे समझाएं, अपनी बात रखें और अगर वो ना मानने की स्थिति में लगे तो चुपचाप वहां से चले जाएं। आपके व्यवहार से देर सवेर ही आपकी बात उसे समझ में आ ही जाएगी। 7वां सबक, आपका ध्यान समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधान पर होना चाहिए। अब तक के सबकों में आपने देखा कि कैसे हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से हमारे व्यवहार और मानसिक स्थिति पर असर डालते हैं, लेकिन मानसिक अवस्था के साथ साथ हमारा दिमाग हमारी शारीरिक अवस्था को भी निर्देशित करता है। काफी हद तक हमारी शारीरिक समस्याएं और बीमारियां हमारी मानसिकता पर निर्भर करती हैं। आइए इस बात को इस उदाहरण से समझते हैं। याद कीजिए वो समय जब आपने सोचा था कि इस बार तो आप अपना वजन घटाकर ही रहेंगे। 1-2 दिन व्यायाम पर भी गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आपके अंदर का बंदर जाग गया और आपके मन में आया कि व्यायाम से कुछ नहीं होता है और आप कभी फिट नहीं हो सकते, तो क्यों ना बैठकर टीवी देखा जाए। ये सोच आपको और अधिक मोटापे की दलदल में धकेलती जाएगी, जहां से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस बंदर को शांत रखने के लिए एक ही उपाय है कि आप समस्या की जगह से समाधान पर ध्यान दें। आप ये ना सोचें कि आप मोटे हैं, बल्कि आप ये सोचें कि व्यायाम करने से आप सुडौल और फिट हो जाएंगे। जब भी आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो तो सबसे पहले एक प्लान तैयार करें और फिर अगर वो फेल हो जाए तो जिम्मेदारी उठाते हुए खुद को कहें कि अभी और भी रास्ते बाकी हैं। अगर आप खुद को समाधान से होने वाले फायदे गिनाते रहे तो आपके अंदर का इमोशनल बंदर खुश रहेगा और हर परिस्थिति में अपनी सेहत पर ध्यान दे सकेंगे। मान लें कि आपको सर्दी जुकाम है और आपको कई चीजों को खाने से परहेज करना है, लेकिन आपके अंदर का बंदर आपको बार बार ये बता रहा है कि कुछ भी नहीं होगा, परहेज से कोई फायदा नहीं है, खा लो, इससे कम से कम इस क्षण तो खुशी का एहसास होगा। ऐसे में आपको ये याद रखना है कि आपको जुकाम से कितनी तकलीफ हो रही है और परहेज के बाद जब आप ठीक हो जाएंगे तो आराम से इन चीजों को जितना मर्जी खा सकते हैं। इस बात से आपका बंदर भी खुश रहेगा और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। 8वां सबक, मंजिल से पहले रास्तों का आनंद लेना भी सीखें। इस दुनिया में खुश रहने की तमन्ना किसे नहीं होती,
लेकिन बहुत कम लोग खुश रह पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि खुश रहने के लिए लोगों ने जरूरतों की इतनी लंबी सूची बना ली है कि उनकी जरूरतों तक पहुंचते पहुंचते हमारे दिमाग को खुश रहने की आदत ही नहीं रह जाती। आप इस बात को समझ ही गए होंगे कि हमारा दिमाग वही सीखता है जो हम उसे सिखाते हैं। इसीलिए अगर आपने अपना आधे से ज्यादा जीवन अपनी आशाओं के पीछे भागने में बिताया है तो आपके दिमाग के कंप्यूटर वाले हिस्से को बस वैसा ही रहने की आदत हो जाएगी और वो भूल जाएगा कि खुश रहना और जीत का जश्न मनाना कैसा होता है। उदाहरण के तौर पर मान लें कि किसी व्यक्ति का लक्ष्य एक बड़ा वैज्ञानिक बनने का हो और उसके लिए जी तोड़कर मेहनत कर रहा हो। उसने जीवन का हर पल बस उस लक्ष्य के नाम कर दिया हो। उसने एक के बाद एक हर परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया हो, लेकिन अंत में जब वो देश का सबसे जाना माना वैज्ञानिक बन गया तो उसे वो खुशी हासिल ही नहीं हुई, ना ही उसने अपनी कामयाबी का जश्न मनाया। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस लक्ष्य को पाने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जब वो उसके सामने था तो वो उसका जश्न क्यों नहीं मना पाया? ऐसा इसीलिए क्योंकि उसने इससे पहले कभी जश्न मनाना सिखाया ही नहीं अपने दिमाग को। इसीलिए जैसे ही उसका लक्ष्य पूरा हुआ उसके दिमाग ने कोई दूसरा लक्ष्य तैयार कर दिया होगा, जैसे कोई बहुत बड़ा शोध करने का या कुछ और। इसीलिए लेखक बस इतना कहना चाहते हैं कि चाहे आपका लक्ष्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसके रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाएं ताकि आपको खुश रहना आ जाए। और यकीन माने ऐसा करने से अपने लक्ष्य पर पहुंचने की ऊर्जा और अधिक बढ़ जाएगी। इसीलिए मंजिल से पहले रास्तों का आनंद लें और फिर देखिए मंजिल कब मिल जाएगी ये पता भी नहीं चलेगा। कुल मिलाकर हमारा व्यवहार हमारे दिमाग के कई हिस्सों की साझेदारी का मिला जुला रूप होता है। कभी हम विचारक और समझदार हिस्से से काम लेते हैं तो कभी भावनात्मक हिस्से से, और कभी कभी तो ऑटोमेटिक हिस्सा हमें बिना सोचे समझे व्यवहार करने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए एक संतुलित व्यवहार के लिए अपने हर हिस्से पर काबू पाना जरूरी है, क्योंकि अच्छा व्यवहार ही सफलता और खुशियों की कुंजी है। क्या करें? अपना जीवन साथी ढूंढते समय उसके विचारक और भावनात्मक दोनों पहलुओं पर विचार कर लें। हर इंसान के व्यक्तित्व के दो पहलू होते हैं, इसीलिए किसी को अपना जीवन साथी बनाने से पहले उसके दोनों पहलुओं को परख लें ताकि आगे जाकर आपके रिश्ते को आपके अंदर के बंदर की नजर न लगे। कोशिश ये करें कि अगर आप लिम्बिक हिस्से से ज्यादा काम लेते हैं तो आपका साथी विचारक फ्रंटल हिस्से वाला होना चाहिए ताकि वो आपको समझ सके।